फारूक भाई, इंटरनेशनल ब्रेक चल रही है। हांसी फ्लिक इज द फर्स्ट जर्मन मैनेजर दैट आई हैव सीन इन द लॉन्ग टाइम। अभी तक हमने टोटल खेले हैं 11 मैचेस, जिसमें से हम 9 जीते हैं और 2 हारे हैं। एक हम ओसासुना से अवे हारे थे और एक हम चैंपियंस लीग में अवे हारे थे। बट पहले पॉजिटिव्स के बारे में बात करते हैं। आपकी क्या ओपिनियन है ओवरऑल परफॉर्मेंसेस के बारे में बार्सिलोना और हांसी फ्लिक एंड स्पेशली? यार ऑनेस्टली स्पीकिंग, बार्सिलोना मेरे ख्याल से जिस तरह पिछला सीजन बार्सा ने ख़त्म किया था ना, उसके बाद से डेस्परेशन बहुत ज़्यादा थी बार्सिलोना फैंस में। और बार्सिलोना बेसिकली अब ये चाह रही थी कि कोई एक ऐसा मैनेजर आए, क्योंकि फ्लिक ही एक लिस्ट के अंदर मौजूद थे। तो अब फ्लिक से उम्मीदें बहुत ज़्यादा थी, लेकिन जो प्रॉब्लम नज़र आ रही थी वो नज़र आ रही थी कि हमारे जो फाइनेंशियल सिचुएशन है ना, उसको किस तरह से डील किया जाएगा। जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मुझे फ्लिक के सिस्टम में और फ्लिक की सोच में लगी ना, वो ये लगी कि उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की कि यार ठीक है, बार्सिलोना फाइनेंशियली इस तक बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है, और अगर मैं यहाँ पर जाऊँगा तो जो एक मैंने लेगेसी बनाई है, एक मेरा थोड़ा सा टाइम स्पैम गुजरा है बायर्न के साथ और मैंने सब कुछ अचीव कर लिया था क्लब फुटबॉल में, तो वो कहीं ना कहीं ख़राब ना हो जाए, कोई मेरे कैरियर के ऊपर धब्बा ना लग जाए। तो उसने इस चैलेंज को बहुत बखूबी लिया। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो थी वो ये थी कि उसने ला मासिया के ऊपर नज़र रखी हुई थी कि कौन से प्लेयर्स हैं जिसको वो यूटिलाइज कर सकता है। तो वो एक बड़ी सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ मुझे ये लगी कि वो घबराया नहीं इस चीज़ से कि यार मेरे पास रिसोर्सेज नहीं होंगे और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ मुझे टीम को चलाना भी है और ट्रॉफीज़ के लिए फाइट करनी है। तो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ जो है वो मुझे ये लगी थी फ्लिक के मतलब उसकी अप्रोच के अंदर। अग्रीड कि लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको पता था कि बार्सिलोना इज हैविंग दैट फाइनेंशियल इश्यूज, ही स्टिल केम एंड डिड व्हाटएवर ही डिड टिल नाउ। मतलब 12 मैचेस में मैं ज़्यादा बोलूंगा नहीं, बट बढ़िया किया। बट एक क्वेश्चन मेरे को आपसे फारूक भाई ये पूछना है, जब जावी सैक हो रहे थे, पहले तो पूरा सागा चला, जावी जा रहे हैं, जावी रुक रहे हैं, देन ही गेव द प्रेस कॉन्फ्रेंस जो लपोटा को अच्छी लगी, वो फायर हो गए। उस टाइम पे आपका क्या ओपिनियन था कि फ्लिक आ रहे हैं? क्योंकि पर्सनली मेरे को अच्छा लगा था, जावी जा रहे हैं इसलिए अच्छा नहीं लगा कि एक नई डिफरेंट अप्रोच आ रही है। फ्रैंक राइकार्ड के, इवन वैन गाल के टाइम से मैं देख रहा हूँ इधर डच या स्पेनिश मैनेजर। एक बीच में हमारे एक साल के लिए थे वो अर्जेंटीनियन मैनेजर टाटा मार्टिनो, टाटा सिमिलर मार्टिनो। सिमिलर अप्रोच। बट हमने 20 साल तक एक वही टोटल फुटबॉल वो फिलोसफी देखी है। तो जब फ्लिक आ रहे थे ना, मेरे को था कि फाइनली हम थोड़ा डायरेक्ट फुटबॉल देख सकते हैं। तो आपका क्या ओपिनियन है इस बारे में? देखिए आपकी बात बिल्कुल सही है, तकरीबन 20-25 साल से हम एक ही तरह की फुटबॉल देख रहे हैं। उसमें 19-20 का डिफरेंस जो है ना वो चला आ रहा था, ठीक है ना। और देखो बार्सिलोना का प्रॉब्लम ये कि सिर्फ इनको ट्रॉफीज ही नहीं जीतनी, इनको अच्छी अट्रैक्टिंग फुटबॉल भी खेलनी है। और उनके फैंस जो है ना वो उनको नहीं बस पार्क करने वाली फुटबॉल जैसे सिम्योनी या जोजे मोरिनियो खिलाते हैं, उनको ये नहीं चाहिए। उनको चाहिए कि भाई एक अच्छा ब्रांड ऑफ फुटबॉल हो, अटैकिंग फुटबॉल हो। फ्लिक के सिस्टम में मजे की बात ये कि यार हम लोग अटैकिंग फुटबॉल खेल रहे हैं। आप कहीं पर भी ये नहीं कह सकते कि आप बोरिंग फुटबॉल खेल रहे हो। इवन के अगर चावी का टेन्योर आप देखो तो पिछले सीजन में आपको बहुत ज्यादा हराम बॉल देखने को भी मिला था, ठीक है ना। मतलब चावी भी कहीं ना कहीं अपने आप को बचाने के लिए या चावी कहीं ना कहीं रिजल्ट्स निकालने के लिए उन्होंने अपनी जो उनकी फिलॉसफी थी उसको कॉम्प्रोमाइज किया कहीं ना कहीं। लेकिन फ्लिक के साथ वो एक अच्छी चीज ये मिली है कि फ्लिक अपना एक जो सिस्टम उनका है वो उसके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। देखिए मैंने आपको अभी बताया ना कि फ्लिक के आने की सबसे पॉजिटिव चीज ये थी कि उन्होंने एक तो चीज ये कही कि मतलब मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसके साथ ही लड़ूंगा। लेकिन जो दूसरी अप्रोच उनकी है ना वो आपने यहाँ पर देखा होगा कि फ्लिक अपने सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। उसकी एग्जाम्पल 2 गेम्स हमने देखी हैं, जो दोनों गेम्स आप हारे हो, अगेंस्ट ओसासुना और अगेंस्ट मोनाको। अब मोनाको वाला गेम जब आप हारे थे तो वहां पर क्या हुआ कि आपको 10वें मिनट के अंदर रेड कार्ड मिल जाता है, लेकिन उस 10 मिनट में जो रेड कार्ड होने के बावजूद भी फ्लिक ने अपने सिस्टम के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। उसने टीम को उसी तरह से खिलाया। वो ये भी कर सकते थे कि वो टीम को बोलते कि यार थोड़ा सिट बैक करो, 4 डिफेंडर्स को बिठा लेते पीछे, और हम हो सकता था कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने गोल तो फौरन उतार दिया था, ठीक है, हम कहीं ना कहीं गेम ड्रॉ के लिए चले जाते। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमने वही खेलना है जो हम लोगों ने ट्रेनिंग में हमने सीखा है, हम उसी को इम्प्लीमेंट करेंगे। उसका कहीं ना कहीं नुकसान भी हुआ। और दूसरी चीज आपने ओसासुना की गेम देखी जहां पर हमने बहुत सारी रोटेशंस की थी, लेकिन रोटेशन के बावजूद आपके यंग बच्चे खेल रहे थे और डोमिंगस खेल रहे थे और उसके साथ कुबारसी थे, तो वहां पर आप थोड़ा सा जेरार्ड एक्सपोज मार्टिन हुए। भी था।
जेरार्ड मार्टिन थे, मतलब वो आपने एक यंग टीम खिलाई थी और आपके लेफ्ट, हाँ वही बल्दे भी नहीं खेल रहे थे। उसके बाद अटैक में भी आपके डिफरेंट प्लेयर्स थे, तो वहां पर भी आपने देखा कि उन्होंने भाई फुल हाईलाइन फुटबॉल खिलाई, डायरेक्ट फुटबॉल खिलाई, अपनी अप्रोच के साथ कहीं पर भी उन्होंने कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। तो अब देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग अभी भी मैं कहूंगा कि सैंपल साइज काफी छोटा है, और अभी तक जितना हमने खेला है दोनों दोनों टूर्नामेंट्स के अंदर हम्म। अच्छा खेला है। लेकिन अभी जो टेस्ट है वो अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद होना है, जब आपके 3 बड़े मैचेस आएंगे अगेंस्ट हम्म। सेविया, हम्म। अगेंस्ट बायर्न एंड रियल मैड्रिड। तो वहां पर देखा जाएगा कि फ्लिक जो है वो कितना अपने सिस्टम को बिठा पाए हैं। सही बात है। जो सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं एक चीज़ जो हमने ओसासुना वाली गेम में देखी और विलरियल वाली गेम में देखी, जिसके बारे में मैं हमेशा थोड़ा नर्वी रहता हूँ, दैट इज़ हाईलाइन। हम हम्म, हाईलाइन खिलाते हैं, मुझे डर लगता है पर्सनली वो देख के, बिकॉज बिकॉज हिस्टोरिकली बार्सिलोना हैज़ नॉट बीन अ वेरी ग्रेट डिफेंसिव साइड। देवर ईयर्स, ऐसे साल थे जब हमने बहुत अच्छे डिफेंसिवली किया। जावी का जो हमारा सीजन था, जिस सीजन हम फर्स्ट है लीग जीते, लीग जीती। ग्रेट। जब हम अपने ट्रेबल करते थे उस सीजन हम डिफेंसिवली अच्छा करते थे और अवे मैचेस अच्छे खेलते थे। हाईलाइन के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है? वही मैंने आपको बताना था, वही बात मैं कर रहा था कि हाई लाइन ही तो एक प्रॉब्लम है, जो अब हमें पता लगेगा कि क्या ये वाकई हमारे लिए प्रॉब्लम है या ये हमारी एक स्ट्रेंथ है। जब आप अगेंस्ट बायर्न खेलोगे और मैड्रिड के अगेंस्ट खेलोगे, वहां पे अगर आप पॉजिटिव रिजल्ट्स निकाल लेते हो ना, तो फिर मेरे ख्याल से तो ये कि हम एज अ फैन भी जो है ना वो कॉन्फिडेंट हो जाएंगे कि यार फ्लिक की हाईलाइन के साथ जो है ना वो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम्म। लेकिन देखो, कहानी उल्टी भी पड़ सकती है, क्योंकि जितना हाईलाइन हम खेलते हैं और हम थ्रू आउट 90 मिनट्स जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करते अपनी गेम के साथ, हम्म। हमने वही गेम खेल ली है 90th मिनट तक, तो वहां पर आपको मार भी पड़ सकती है। और हम्म। ऐसा नहीं कि मार एक दो गोल की पड़ेगी, अगर मार पड़नी शुरू हुई तो फिर वो ओसासुना की तरह 4-5 गोल तक भी जा सकती है। हम्म। ह्यूमिलेशन भी देखने को मिल सकती है, क्योंकि दोनों टीम्स स्पेशली बायर्न एंड रियल मैड्रिड क्वालिटी टीम्स हैं, और क्वालिटी उनके अटैक में भी बहुत ज्यादा है। हम्म। ठीक है ना, स्पेशली जब आप रियल मैड्रिड के अगेंस्ट खेलोगे, तो देखो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आप शायद बायर्न को डील कर लो। मैड्रिड की टीम बेसिकली इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे रही, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है वो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के ऊपर। हम्म। लेकिन जो उनके 2-3 अटैकिंग प्लेयर्स हैं ना, अम्बापे, विनी और रोड्रिगो, तो वो नो डाउट वो ऐसे प्लेयर हैं कि जितना आप हाईलाइन खेलेंगे ना, उतना ज़्यादा आप अपने आप को एक्सपोज करेंगे। तो ऑब्वियसली उसका कोई ना कोई सोल्यूशन तो सोचा ही होगा फ्लिक ने कि अगर हाईलाइन हम खेलेंगे तो उनको कैसे डील करना है। ऑफसाइड ट्रैप जो कि हमने देखा विला रियल के अगेंस्ट भी, और पिछले लास्ट गेम में भी हमने देखा 11 ऑफसाइड ट्रैप्स हुए टोटल थे। टोटल इस सीजन हमने 62 ऑफसाइड ट्रैप में फंसा हाँ, है, 62। 62। बहुत ज्यादा तो हाई अब इसका नंबर है। बहुत हाई नंबर है, और इसका मतलब ये कि यार मैंने सैंपल साइज की बात की थी ना, तो सैंपल साइज का मतलब ये कि ये बहुत बड़ा सैंपल साइज है, 10-12 गेम्स के अंदर 62 ऑफसाइड ट्रैप्स। हम्म। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं आपकी डिफेंस को पता है कि वो उन्होंने कैसे ट्रैप करना है ऑपोजिशन अटैक को। तो अब ये देखना होगा कि ये बड़ी टीम्स के अगेंस्ट क्या मैनेज कर पाएंगे कि नहीं, और क्या बड़ी टीम्स वो इसका तोड़ कर पाएंगे कि नहीं, ये एक सवाल है, वो आपको अगले 2 वीक्स के अंदर मिल जाएगा। फारूक भाई, आज जब मैं ट्रैवल कर रहा था ना, तो मैं अपने एयरपोर्ट पे बैठा हुआ यही सोच रहा था ऑफसाइड ट्रैप के बारे में, कि जब हमने पहले बात की थी मोमेंट ऑफ जीनियस या मोमेंट ऑफ मैडनेस, ये ये हाईलाइन मोमेंट ऑफ जीनियस होने वाली, बिकॉज वेरी थिन लाइन, हम पहली बात कर चुके हैं, देयर इज अ वेरी थिन लाइन बिटवीन बीइंग अ बड़े जीनियस थे एंड बीइंग अ स्टूपिड। अब मैं सोच रहा हूँ कि हांसी फ्लिक है, ठीक है, हम तो एज अ फैन अपनी अप्रोच अपने आइडियाज दे रहे हैं। हांसी फ्लिक सिटिंग विद दैट जर्मन ब्रेन, विद ऑल द टैक्टिशियंस एंड विद ऑल द कैमराज एंड एनालिस्ट विद हिम, उसने कुछ सोचा होगा, और तभी ये ऑफसाइड लाइन या ऑफसाइड ट्रैप बन रहा है। बन रहा है, बिल्कुल एग्जैक्टली। ऐसे नहीं हो रहा कि यार हम अटैक कर रहे हैं तो टीम ऊपर हाफ लाइन पे आ गई, और एक दो मैचेस में प्लेयर्स ऑफसाइड ट्रैप में फंसने लग गए, तो हमने अप्रोच ले ली। आई एम श्योर दिस इज अ वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, बट कहीं ना कहीं मेरे को लगता है कहीं ना कहीं कुछ कुछ मैचेस में हमें प्रॉब्लम दे सकता है। बट आई होप हांसी फ्लिक की जो अप्रोच होती है, यू स्कोर 2 आई स्कोर 5, में हम इस चीज को मतलब न्यूट्रलाइज कर दें। एग्जैक्टली। नहीं, देखिए मैंने आपको ये बात की ना कि हाईलाइन जब आप बहुत ज्यादा खेल रहे होते हैं ना, स्पेशली आपके जो दोनों फुल बैक्स हैं हम्म। वो पूरा ऊपर चढ़कर खेल रहे होते हैं, तो आपका सारा का सारा जो
प्रेशर होता है ना वो आपके दो सेंटर बैक्स के ऊपर होते हैं और एक जो सीडीएम जो थोड़ा डिफेंसिवली खेल रहा होता है पिवट की पोजीशन के ऊपर, वो 3 प्लेयर्स होते हैं बेसिकली आपको डिफेंस में बचाने के लिए। बाकी की टीम भी डिफेंस करती होती है। जब आप बॉल लूज करते हो तो फ्लिक का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि वो 5 से 10 सेकंड के अंदर बॉल को दोबारा रिकवर करना, बॉल को दोबारा जीतना, तो वो वहीं से स्टार्ट होता है, लेवेंडोस्की से स्टार्ट होता है और वो पीछे तक आता है। और अगर आपको याद हो कि 8-2 वाला गेम जो बायर्न वर्सेस बार्सा वाला गेम था, उसके अंदर जो 4 में से पहले 3 गोल हुए थे, उसके अंदर भी वो 3 गोल इसी तरह से हुए थे कि जब बॉल बार्सा के पास थी तो 8 से 10 सेकंड के अंदर उन्होंने बॉल को रिकवर किया था। बॉल रिकवर करके और उन्होंने आपको ट्रांजिशन के अंदर मार दिया था। तो अब ये देखिए इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपका अटैक कितना क्लीननेस के साथ जो है वो आप गेम को फिनिश करता है। और उनको चांस मिलता है लेवेंडोस्की को, रफीनिया को, लमाल को, वो चांसेस बनाते हैं, वो कितने चांसेस अवेल कर पाते हैं। 1-2 गोल अगर आप स्टार्ट में कर लेते हो अगेंस्ट बिग टीम्स तो फिर यू नेवर नो कि भाई आप फिर एक ना जो ह्यूमिलिएशन की बात हम सोच रहे हैं कि हमें पड़ सकती है वो आप उनको भी कर सकते हो। क्योंकि हांसी फ्लिक के अंडर एक चीज जो मेरे को अमेजिंग लगी है कि चल यार मैं 1 गोल खा लूंगा, चल मैं 2 खा लूंगा, आई एम गोना स्कोर 4 गोल्स, आई एम गोना हिट यू हार्ड, आई एम गोना हिट मैम नॉन स्टॉप। अब मैं वही चाह रहा हूँ कि अभी शायद से जो बादशाह को लोग नहीं देख रहे, इतना रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, प्रॉबली द मोमेंट वर्ल्ड स्टार्ट्स बैटिंग एन आई टू बार्सिलोना वुड बी अगेंस्ट बायर्न, अगेंस्ट मैड्रिड, कि हम बिल्कुल ही डिस्ट्रॉय कर दें, हम होपफुली हम ऐसा कर दें। एंड टॉकिंग अबाउट दैट, की प्लेयर्स इस सीजन कौन कौन की प्लेयर्स रहे हैं, देखो लेवेंडोस्की इज अ डिफरेंट बीस्ट, 11 गोल मार चुका है अभी तक, नहीं 11 नहीं एक्चुअली 12 मार चुका है, 10 12 उसने लीग में मारे, 2 चैंपियंस लीग में ही हैज स्कोर्ड। देन वी हैव रफीनिया, रफीनिया कैप्टन बनने के बाद स्पेशली अंडर हांसी फ्लिक कुछ अलग ही प्लेयर है। 6 महीने में व्हेन ही जॉइंड बार्सिलोना ही वाज अबाउट टू लीव द क्लब एंड नाउ ही हैज ट्रांसफॉर्म्ड हिमसेल्फ टू अ डिफरेंट प्लेयर। वो अभी ब्राजील के टॉप प्लेयर चल रहे होंगे, बीटिंग विनी बाय अ मार्जिन, विनी बिल्कुल। रोड्रिगो बाय मार्जिन। यमाल रेवलेशन यूरो कप में हमने देखा क्या प्लेयर बने और ही इज डूइंग द सेम फॉर बार्सिलोना एज वेल। पेड्री इज डूइंग अमेजिंग। हमारे 2-3 बच्चे इनके बारे में बात करना चाहता हूँ, हेक्टर फोर्ड, कुबारसी लास्ट सीजन मिल गए थे हमें, मार्क कसाडो रेवलेशन ऑफ द सीजन। अनफॉर्चुनेटली बर्नाल हमारे इंजर हो गए, एसीएल हो गया, सो ही इज नॉट देयर, बट आई वुड लव टू सी बर्नाल आल्सो देयर। तो की प्लेयर्स मैंने काफी सारे बोल दिए, आपके हिसाब से कौन की प्लेयर रहा है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दैट? यार की प्लेयर्स मैं आपको ऑनेस्टली एक बात बताऊं कि हम लोग समझते हैं कि हम फुटबॉल के ऊपर बैठ के बात करें तो हमें बहुत कुछ पता है, लेकिन ऑनेस्टली कहीं ना कहीं आकर ना जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो प्रोफेशनल्स होते हैं, ठीक है ना। मेरे ख्याल में इस वक्त आपकी जो सबसे ज्यादा नजरें हैं और सबसे ज्यादा होप्स जो लगी हुई है ना वो ओल्मो के ऊपर लगी हैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। जिस तरह से उनको लाया गया, गुंडोगन का जाना और उनका आना, मतलब सारे बार्सिलोना फैंस गालियां दे रही थी कि यार ये किसको लेकर आ रहे हो और गुंडोगन को आप अब भेज रहे हो वापस मैनचेस्टर सिटी में, ये क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह से वो बंदा आया और उसने आकर परफॉर्मेंस देनी शुरू की, ये बहुत अनफॉर्चुनेट था कि वो इंजर्ड हो गया और लकीली अब इंटरनेशनल ब्रेक के बाद वो वापस आ जाएगा। और मैं समझता हूँ कि उसका वापस आना बार्सिलोना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही की मोमेंट होगा क्योंकि आपकी बड़ी की गेम्स आ रही हैं यहाँ के ऊपर, डिसाइसिव गेम्स हैं, आपका सीजन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन सेट होने जा रही है सीजन की। तो मुझे लगता है कि ओल्मो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर है आपका और उससे बहुत ज्यादा मुझे तो एटलीस्ट बहुत ज्यादा होप्स हैं। दूसरी एक चीज मैं आपको बताऊं कि देखिए बाकी आपने इतने बड़े नाम लिए ना, उनसे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन लगी रहती है, लेकिन बर्नाल और कसाडो ये दो ऐसे प्लेयर थे। बर्नाल अनफॉर्चुनेटली जैसे आपने बताया कि वो इंजर्ड हो गए, कसाडो ने बहुत ज्यादा जो आपकी टीम को संभाला है ऑनेस्टली स्पीकिंग। डबल पिवट के अंदर आकर जो है ना उन्होंने जिस तरह से उन्होंने काम किया, जिस तरह से वो अटैक को डिफेंस को सपोर्ट करते हैं और फिर एक उनका जो जिस तरह से वो एक डिफेंस लाइन उन्होंने मिडफील्ड के अंदर एक उन्होंने एक सेकंड डिफेंस जो है ना वो क्रिएट की होती है, पूरी गेम को वो मैनेज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये दो प्लेयर्स आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। प्लेयर्स सारे ही इंपॉर्टेंट होते हैं आपके लिए, उसमें कोई दो राय नहीं होती, लेकिन जो बात ये कि जो जिन कसाडो की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कसाडो से आपकी एक्सपेक्टेशंस थी नहीं इतनी ज्यादा, आपके पास उस पोजीशन के ऊपर ऑप्शंस भी नहीं है। बर्नाल का भी सेम ही केस है। अब देखिए अगर आप लेवेंडोस्की की बात करते हैं तो उसने अपने आप को प्रूव किया हुआ है थ्रू आउट पिछले 15-20 सालों में जितनी भी फुटबॉल खेली है।
और फिर ओल्मो वो प्लेयर हैं जिनको बहुत ज़्यादा हेट मिली, बहुत ज़्यादा गालियां सुनने को मिली थी। तो मेरे ख्याल से इन दोनों प्लेयर्स ने आके एक बड़ा इम्पैक्ट डाला, बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डाला टीम के लिए। और इनके आने से मेरे ख्याल से आपकी टीम का बैलेंस जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा बना है। और स्पेशली ओल्मो, देखिए अब मैं फ्लिक के अगर सिस्टम की बात करूँ ना, तो सिस्टम में वो खिलाते हैं 4-3-3 या 4-2-3-1, ये उनका फॉर्मेशन रहता है। और ज़्यादातर उन्होंने बारसा के साथ जो अभी तक खिलाया है वो खिलाया है 4-2-3-1। अब 3-1 जो होती है ना, आपकी फ्रंट फोर जो होती है, वहां पर अब बिहाइंड स्ट्राइकर वाला जो रोल है वो ओल्मो प्ले कर रहे थे। कभी अब पैड्री ने भी प्ले किया उनकी इंजरी के बाद, फिर उसके फेरमीन बाद भी होगा, हमारे वो फेरमीन सुपर बेंच, फरमीन भी होंगे, सुपर सब आएंगे। वो भी। लेकिन आप ये देखें कि ओल्मो की कनेक्टिविटी, जितने भी गेम्स उन्होंने खेली उनकी कनेक्टिविटी कितनी थी, उन्होंने कितना ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया उनके लामीन यमाल के साथ 1-to-1 किस तरह चली, उनकी लेवेंडोस्की के साथ उनके पासेस, थ्रू पासेस, बॉल बनाना, वो सारी चीज़ें जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल में मैं इसलिए बात कर रहा हूँ कि ओल्मो का होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर ओल्मो आते हैं तो अब हमारे पास फेरान टोरेस नहीं होंगे, तो रफीनिया मेरे ख्याल से मोस्ट प्रोबेबली आपके लेफ्ट विंग पे आपको नजर आएंगे, और आपको ओल्मो जो है ना वो बिहाइंड द स्टैकर खेलते हुए नजर आएंगे। तो ये ओल्मो और कसाडो आपके बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेंगे। और अभी तो गावी वुड बी बैक, फ्रैंकी डियोंग वुड बी गावी, प्लेस्ड समवेयर इन द टीम, फेरमीन आई थिंक वुड बी अ सुपर सब, एंड फेरमीन सुपर सब ही होना चाहिए कि ही कम्स, स्कोर्स अ गोल, एक असिस्ट करते हैं। फेरमीन एज अ सुपर सब इज परफेक्ट, क्योंकि ना वो अभी फ्लाइंग अंडर द रेडार चल रहे हैं, एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। और फेरमीन 1-2 साल फ्लाइंग अंडर द रेडार ही चले। हमको ना फेरमीन पे मैं नहीं चाहता पेड्री या यमाल या कुबारसी वाली हम उम्मीदें और वो सब डाल दे, ओके न्यू रेवलेशन, न्यू स्टार किड, ये करेगा। ऊपर से आई थिंक वो लामा से ग्रेजुएट भी है, तो वो एक हाइप जो बन जाती है। तो मैं फेरमीन से वो मैं चाहता नहीं हूँ कि फेरमीन के साथ भी वो चीज़ हो। लेकिन एक हेडिक जरूर रहेगा कि आपको क्या कॉम्बिनेशन खिलाना है मिडफील्ड के अंदर, वो जैसे अभी हेडेक पैड्री वो कसाडो। हेडेक आंसी फ्लिक टैक्टिशियन, हाँ, ही इज गेटिंग पेड मिलियंस फॉर इट। वही ले। वो अब देखना पड़ेगा कि आप किस तरह उसको मैनेज करते हो। बट आई वुड प्रेफर अ गोल स्कोरिंग, मतलब जो मैं जो लगता है गोल स्कोरिंग मिडफील्डर वर्सेस पासिंग मिडफील्डर, अ फेरमीन एंड ऑल्मो सेंटर अटैकिंग मिडफील्ड में, रादर देन अ पेड्री और कसाडो डबल पिवट, ऊपर ऑल्मो वुड बी प्रेफर्ड। बट एक रोटेशन में भी डिपेंडिंग, जहां हम एक फाइटर, रोटेशन, हाँ, जहाँ एक फाइटर चाहिए तो गावी खिला दिया, जहाँ हमें एक बॉल कैरियर चाहिए फ्रैंकी डियोंग खिला दिया। तो वो तो फ्रैंकी डियोंग फ्रैंकी खिला डियोंग, दिया। या कभी कभार ओल्मो वाइड जा सकता है, शायद से रफीनिया कहीं और पोजीशन खेल सकता है, वो डिपेंड करता है वो, क्योंकि प्लेयर्स अवेलेबल होनी चाहिए एटलीस्ट इन माय ओपिनियन। हम्म। एंड टॉकिंग मुझे अबाउट, मुझे ऐसा ही लगता है कि जैसे ओल्मो स्टार्ट करेगा ना, वो 50-60 मिनट खेलेगा, उसको आप बाहर बुला लेंगे। पैड्री अगर डबल पिवट में खेले तो पैड्री अटैकिंग हो जाएगा, और फ्रैंकी डियोंग और फिर कसाडो डबल पिवट में आ जाएंगे। हाँ, मुझे इस तरह की कॉम्बिनेशन बनते हुए नजर आ रहा है। फ्रैंकी और कसाडो का डबल पिवट इज समथिंग मैं आई वुड लव टू सी। मतलब अभी जैसे फ्रैंकी कुछ मैच कुछ 20-20 मिनट्स ही खेले चैंपियंस लीग और ये अपनी आलवेज वाली गेम, अमेजिंग, मेरे को तो बढ़िया लगा। नाउ दैट व्हेन यू अंडरस्टैंड व्हेन ही कम्स बैक, अच्छा वी वर मिसिंग दिस, ये हम्म, फ्रैंकी करता था, वो टर्न लेते ही एकदम क्विक पासिंग, हाँ। तो वो बहुत अच्छी चीज़ थी। टॉकिंग अबाउट प्लेयर्स, चैलेंजेस फेस्ड, प्लेयर्स से ही शुरू करते हैं और टैक्टिक्स पे आते हैं। चैलेंजेस क्या अभी तक हमने फेस किया अंडर हांसी फ्लिक? देयर आर सर्टेन प्लेयर्स हु आर नॉट क्लिकिंग, who are always not so good performance for Barcelona, फेरन टोरेस, एरिक गार्सिया, जो दो हो गए हमारे, ठीक है। आरूखो, हमने एक वीडियो देखी, ही इज वेरी कीन टू कम बैक, क्रिस्टियनसन इज नॉट देयर। और टैक्टिकली चैलेंजेस, पहले प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं, फिर टैक्टिकली आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं अंडर हांसी फ्लिक? प्लेयर्स के बारे में तो एक तो वही था ना कि हम लोग प्लेयर्स को साइन ही नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना, तो आपके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज थे। तो एक तो वो चीज़ थी, फिर दूसरी इंजरीज आपको जो है ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट कर सकती थी। लेकिन जो बहुत अच्छी चीज़ थी वो ये था कि अल्हम्दुलिल्लाह उसने इस टाइम को बड़े अच्छे तरीके के साथ निकाल लिया। मतलब आप ये देखो कि अभी आपके टेर स्टेगन वो भी इंजर्ड है, तो आपने एक अच्छी साइनिंग कर ली है शेज़नी के शक्ल में। वो एक अच्छे कीपर है, मैं मतलब उनके ऊपर ट्रस्ट कर सकता हूँ कि वो आएंगे, तो आपको टेंशन नहीं होगी कि यार ठीक है, आप किसी भी बड़ी टीम में अगेंस्ट खेलो, आपके पास एक ऐसा कीपर है जो मतलब एटलीस्ट रेंज की बॉल्स को तो जाने नहीं देता, क्योंकि आप अभी जो आपके अपनी इनाकी पीनिया है उनके ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो एक चैलेंज तो ये है। उसके अलावा इंजरी क्राइसिस, जैसे आपने अरोहो की बात की, आपकी मुझे जो अभी भी चैलेंज नजर आ रहा है ना, वो आपकी डिफेंस में चैलेंज नजर आ रहा है। देखो अभी तक आपकी डिफेंस ने काफी अच्छा किया है, और आपके मल्दीनी इस वक्त जो चल रहे हैं, क्या नाम है उनका, इनिगो मार्टिनेस। इनिगो मार्टिनेज।
देखें अभी उनका भी टेस्ट होगा अगेंस्ट बायर्न और अगेंस्ट रियल मैड्रिड, क्योंकि क्वालिटी टीम्स के अगेंस्ट जो है ना आपको ज़्यादा पता लगेगा। अब हमारे पास डिफेंस के अंदर कुछ ज़्यादा ऑप्शंस बचे नहीं है, क्योंकि अरोहो नहीं है, क्रिस्टियनसन नहीं है, बैकअप कोई भी नहीं है आपके पास। आपने डोमिंगेस तो खिला लिया, यंग बच्चा है, उसको हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ज़्यादा, लेकिन ये कि आपने इन 3-4 प्लेयर्स के साथ ही चलना है। बल्दे हैं, बल्दे के तो चलो जेरार्ड मार्टिन को आपने खिला लिया, लेकिन वो आपने देख लिया कि कोई इतना ज़्यादा आपके पास मतलब क्वालिटी उन पे ज़्यादा ट्रस्ट किया क्वालिटी नहीं, नहीं है, हाँ, क्वालिटी क्वालिटी नहीं है, नहीं है। ट्रस्ट नहीं कर सकते। अब वही है कि आपके हेक्टर फोर्ट हैं और उसके बाद आपके क्या नाम है वो राइट बैक बेस्ट हमारे राइट बैक इन द वर्ल्ड अ, जूल्स कुंडे। हाँ जो हाँ कुंदे। तो ये आपकी बैक लाइन है। अब इसी में से आपको थोड़े बहुत कुछ चेंजेस करनी होंगी, तो आप कुंदे को सेंटर बैक ले आओगे, हेक्टर फोर्ट एक हम्म मेरे ख्याल से एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, उनको कहीं ना कहीं आप राइट बैक की पोजीशन के ऊपर यूज कर सकते हो, अगर अगर कहीं ना कहीं आपको कोई खुदा ना खास्ता कोई इंजरी क्राइसिस आता है कुछ। हम्म तो आई होप कि यार अगले अगले 1-1.5 महीने तक तो हम लोग सोचे भी ना कि हमें कोई इंजरी क्राइसिस आए, जब तक अरोहो या ये आपके क्रिस्टियनसन वगैरह वापस नहीं आ जाते। हम्म तो ये एक चीज़ है, तो चैलेंज बेसिकली यही है। हम्म उसके अलावा यार देखो आपके जो 3-4 प्लेयर्स वापस आएंगे अभी मिडफील्ड के अंदर, तो मेरे ख्याल से आप अटैकिंग वाइज काफी हद तक सिक्योर हो जाओगे। हम्म मिडफील्ड अटैकिंग मिडफील्ड टाइप की बात है। और लेवेंडोस्की एक ही स्ट्राइकर है आपके पास, उसको आप खो नहीं सकते। आप लामीन यमाल उसकी भी रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है कोई, आप उसको नहीं कुछ कर सकते। हम्म रफीनिया एक ही आपके पास है, तो बस यही है कि आप ज़्यादातर मेरे ख्याल में जो कि अगर आप बात करो प्लेयर्स के हिसाब से, तो आपके पास जो थिन एक आपका स्क्वाड है वो एक बड़ा चैलेंज है। हम्म अदरवाइज ये कि मेरे ख्याल से काफ़ी हद तक क्वालिटी अब आपको नज़र आनी शुरू हो चुकी है। और हैट्स ऑफ टू हैंसी फ्लिक की, जिस तरह से उन्होंने कसाडो को खिलाया और उसके बाद उन्होंने कुबारसी वगैरह यंग बच्चों को के साथ उन्होंने अब उन्होंने मैनेज किया उनके साथ, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी डायरेक्शन में जा रही है बार्सिलोना। कुछ कुछ प्लेयर्स हैं जो मैं चाहता हूँ अच्छा करे। फ्रैंकी डियोंग, अंसू फाती, आई एम रियली होपिंग करे। आंसू फाती पाओ बिल्कुल। विक्टोर मैं चाहता हूँ, बट पाओ विक्टोर भी मेरे को थोड़ा रॉ और यंग लगते हैं। आई वाज होपिंग कि वो हाँ ज़्यादा अच्छा करेंगे, क्योंकि उनने वो यूएसए टूर में क्लासिको में 2 गोल मारे, सिटी के अगेंस्ट एक गोल मार मारा, दिए तो आई थे। वाज होपिंग ही वुड डू बेटर, बट रॉ है, अभी भी रॉ है। बट अंसू फाती से आई एम रियली रियली होपिंग कि भैया वो कुछ he the old Ansu Fati that we saw, the pre-injury Ansu हाँ Fati that we saw, एग्जैक्टली। वो वापस आ जाए। डिफेंस लाइन यस इज वेरी वेरी थिन, आराउखो आ जाएंगे तो सिक्योर हो जाएंगे। गुड ऑप्शन हमारे पास कुंडे के बारे में कि वर्सेटाइल है, राइट बैक भी खेल सकते हैं, सेंटर भी जा सकते हैं, और हेक्टर फोर्ट आ सकते हैं राइट बैक पोजीशन में। तो वहाँ मेरे को ठीक लगता है, बट स्टिल थोड़ा थिन है, बिकॉज ऑब्वियसली हम साइन नहीं कर सकते। होपफुली हम अपने वो 426 मिलियन के कैप हिट कर जाएं, मतलब ऑफिशियल हो जाए वो सारी चीज़ें, और थोड़ा रिलीफ हमें मिलने लग जाए। नाउ कमिंग टू माय नेक्स्ट पॉइंट इज, फारूक भाई, रियलिस्टिकली चैंपियंस लीग में क्या आपकी एस्पिरेशंस हैं, या व्हाट डू यू एक्सपेक्ट, हाउ फार वी विल गो इन चैंपियंस लीग रियलिस्टिकली? एज अ फैन मैं तो चाहता हूँ जीत जाए। हाँ हाँ ऑफ कोर्स एज अ फैन तो हमारी यही ख्वाहिश रहेगी, लेकिन ये रियलिस्टिकली देखें हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो भी थोड़ी रियलिस्टिक होनी चाहिए ना। हम्म और मैं ये समझता हूँ कि इस सीजन में तो आप ज़्यादा उम्मीद आपको लगानी ही नहीं चाहिए, हम्म क्योंकि आप बड़े रॉ एक थिन स्क्वाड के साथ आप उतरे हो, और वो एक अनएक्सपेक्टेडली अच्छा कर रहा है ऑनेस्टली स्पीकिंग। हम्म अनएक्सपेक्टेडली इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि देखिए प्लेयर्स आपके अब कुछ बहुत अच्छे हैं, लेकिन कुछ से आपकी उम्मीदें नहीं थी। जैसे मैंने रफीनिया की बात की आपने स्टार्ट में कि रफीनिया की उनका परफॉर्मेंस कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं थी। ओल्मो की हमारी एज अ फैन कोई ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं थी, हालांकि वी वर ओल्मो एंग्री अबाउट बेसिकली वो इट, अच्छे, हाँ, वी वर एक एंग्री अच्छे अबाउट प्लेयर इट। थे वो, नो डाउट, बिल्कुल। तो वो एक चीज़ है, हमने स्टार्ट अच्छा लिया। अब देखिए अगर आप चैंपियंस लीग की बात करेंगे ना, तो मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं तो इट्स टू अर्ली। मेरे ख्याल से बायर्न का और डॉर्टमुंड के ये 2 गेम्स आपके जो है ना ये डिसाइड करेंगे कि आपका आपका चैंपियंस लीग में ये सीजन कैसा जाने वाला है। अगर आप बायर्न को हरा देते हो, और ये हम्म आपके लिए वैसे बहुत बड़ा मोराल बूस्टर भी रहेगा कि अगर आप बायर्न को हरा देते हो, तो फिर आप जो है ना वो कहीं ना कहीं देखो टॉप 8 की अगर आप उठाकर देखो तो टॉप 8 के अंदर ना बायर्न है, ना बारसा है, ना रियल मैड्रिड है, और इवन के मैनचेस्टर सिटी भी आई थिंक 9th पोजीशन के ऊपर है। तो आपको कोई टॉप क्लब नजर नहीं आ रहा। हाँ 3-4 गेम्स और हो जाएंगी तो आपको इनमें से कुछ टीम्स आपको वहां पर नजर आएंगी, लेकिन टॉप 24 में तो ये टीम्स खत्म करेंगी। तो हम्म मुझे ये लगता है कि आप अगर क्वार्टर फाइनल तक भी पहुंच जाते हो ना, हम्म तो मेरे लिए वो मेरे मैं ये समझूंगा कि आपने एक अच्छी अचीवमेंट कर ली है चैंपियंस लीग में।
उससे ज्यादा आप आगे चले जाओगे वो आपको बोनस मिलेगा। हाँ, लेकिन चैंपियंस लीग में सिर्फ क्वार्टर फाइनल तक मैं उस वक्त एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, या उस वक्त मेरी ये उम्मीद रहेगी, क्योंकि आपको फिर साथ ला लीगा जीतना जरूरी है। हाँ। ठीक है ना, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज तो फिर आप को ये कि यार अगर ला लीगा भी नहीं है तो कुछ तो भाई कहीं तो कुछ करो। तो वो ये चीज है। हाँ, चैंपियंस लीग में उम्मीदें अपनी थोड़ी हम कम रखते हैं, होपफुली, बिकॉज लास्ट सीजन व्हाट वी सॉ, वी हैड जीरो एक्सपेक्टेशन इन द चैंपियंस लीग। लीग वाज ओवर डन एंड डस्टेड मिडवे। तो चैंपियंस लीग में क्वार्टर फाइनल तक ऑलमोस्ट आके फर्स्ट लेग में 2 गोल की लीड लेके वी क्रैश्ड आउट। तो अगेन मैं ज़्यादा उम्मीद नहीं करने वाला, लेट्स सी कैसे धीरे धीरे जाते हैं। एंड यू टॉक्ड अबाउट ला लीगा, एंड ला लीगा के हमारे कंपेटिटर्स हैं रियल मैड्रिड। Who do you think right now is doing a better job? Carlo Ancelotti with the front 3-4 that he has of Bellingham, Mbappe, Rodrigo, Vini, or Hansi Flick with whatever resources that we have? मेरे ख्याल से यार अगर दोनों को कंपेयर किया जाए ना, तो फ्लिक ने अभी तक बहुत अच्छा किया कंपैरेटिवली। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि रियल मैड्रिड अभी तक अपना कोई एक वो फिलोसफी नहीं दिखा पाई कि उनका उनका खेलने का तरीका क्या है, वो उसको आइडेंटिफाई ही नहीं कर पाए अभी तक। ठीक है, और अच्छी फुटबॉल नहीं खेली उन्होंने। देखें, रियल मैड्रिड का एक ये चीज थी कि जिस तरह वो पिछले सीजन में, देखा हर सीजन नया सीजन होता है। अगर आप पिछला सीजन में आपको ट्रेबल भी कंप्लीट करके आते हो ना, तो आपको आपकी फैन बेस ये समझती है कि यार हमारी तो टीम बड़ी स्ट्रांग है और हमने अगले सीजन में तो फिर से ट्रेबल ही जीत लेना है। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर सीजन नया सीजन होता है। आप देखो बार्सिलोना ने चाबी के अंडर ला लीगा जीती थी, अगले सीजन में कितना बड़ा डिजास्टर हुआ था हमारे साथ कि हम लोग सीजन जो है वो तकरीबन जनवरी फरवरी में ही हार चुके थे। हमें पता था कि अब हम ला लीगा में वापस नहीं आने वाले। तो वही टीम थी, लगभग कोई ज्यादा चेंजेस नहीं थी। और अब रियल मैड्रिड में आप ये देखो कि मैड्रिड की फैन बेस की अगर बात की जाए, तो जब अम्बापे वहां पर आए तो सबकी याद था कि यार हमने तो ला लीगा भी जीती हुई है, चैंपियंस लीग भी जीती है, अब अम्बापे आएगा तो हम तो सिस्टम फाड़ देंगे। वो फीफा प्रो टीम। हाँ हो। और आप देखो कि अभी तक कुछ भी नहीं कर पाए वो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, अम्बापे के गोल भी ज्यादा पेनल्टी के ऊपर आए हैं। लिंक अप प्ले उनका और विनी का नहीं बन पा रहा। कभी विनी को जल्दी बाहर बुला लेते हैं, कभी अम्बापे को जो है वो सब सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है। एक प्रॉपर जो है ना वो सिस्टम नहीं बना पाए। रॉड्रिगो को बाहर बिठा दिया उन्होंने। हाँ, एक चीज ये कि इंजरी क्राइसिस उनको जरूर हुआ, लेकिन वो पिछले सीजन में भी हुआ था उनको। पिछले सीजन के स्टार्ट में ही उनको एसीएल इंजरीज हो गई थी, मिलिताओ को भी और कोर्ट हुआ ये वो, लेकिन उन्होंने उसको ओवरकम किया और वो जीते। अभी अभी जो रियल मैड्रिड बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है वो इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर है। मैंने पिछला गेम अगेंस्ट विलारियल भी पूरा देखा था, उससे पहले के लील वाला गेम भी आपने और मैंने इकट्ठे हमने कवर किया था आपके चैनल के ऊपर, और उससे पहले उसके अलावा भी मैंने गेम्स देखे। जितने गेम्स आप उठाकर देख लो, बहुत कम आपको रियली 2 या 3 गोल ऐसे होंगे जो टीम प्ले से बने हैं, जो पासिंग देके अच्छे चांसेस बना के उन्होंने गोल स्कोर किए। अदरवाइज इंडिविजुअल ब्रिलियंस के ऊपर है। बॉक्स के बाहर से शूट मारी और बैंगर मार दिया, कुछ इस तरह की चीज है। तो टीम प्ले कहीं नजर नहीं आ रहा। इंडिविजुअल क्वालिटी उनके पास है और किसी को भी किसी भी दिन वो हर्ट कर सकते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर आप बार्सिलोना की बात करो, तो हैंसी फ्लिक ने एक सिस्टम बनाया, उस सिस्टम के ऊपर उन्होंने टीम को बिठाया। और अब आप ये बात जरूर कर सकते हो कि हाँ यार फ्लिक का सिस्टम है, फ्लिक के सिस्टम में वो ओवर बहुत ज्यादा हाईलाइन खेलता है तो आपको मार पड़ सकती है, वो एक अलग कहानी है। लेकिन एक सिस्टम नजर आ रहा है। और आप ये देखो कि लेवेंडोस्की को सर्विस मिलनी शुरू होगी, वही लेवेंडोस्की जो पिछले सीजन में हम बोलते थे कि डिक्लाइन के ऊपर है, अब उसको सर्विस मिल रही है। तो अगर उसको सर्विस मिलती रहेगी तो वो गोल स्कोर करता रहेगा। इसका मतलब है कि उसका डिक्लाइन अभी आया नहीं है, ही इज फाइन। ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो यंग एज में पीछे आता और रिकवरी पेस उसकी थोड़ी कम हुई है, डिफेंस को वैसे सपोर्ट नहीं करेगा, वो एक अलग बात है। लेकिन फ्लिक मेरा अपने ख्याल में उसने कंपैरेटिवली ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दी है एज अ कोच, एज अ मैनेजर, और अपनी टीम को ज्यादा सिस्टमैटिकली जो है उसको बिठाया है। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सही। मेरा भी यही सिमिलर ओपिनियन है। प्रॉब्लम जो मेरे को लग रही है ना, मैंने एक हीट मैप देखा था और स्टैट्स देखे थे कि और थोड़ी फोटोज देखी थी, जो अपने विनी और एम्बापे हैं, वो लिटरली जैसे हम स्कूल में फुटबॉल नहीं खेलते, 2 बच्चे हैं जो एक ही पोजीशन पे खड़े हो गए हैं जाके, वो दोनों वहीं लेफ्ट विंग पे खड़े हुए हैं, बिकॉज उनका नेचुरली क्या है, दे वो ड्रिफ्ट फ्रॉम लेफ्ट टू इंटीरियर। हाँ, तो वो बिल्कुल। नेचुरली दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, सेंट्रल उनका इज अ होल, और उस सेंट्रल में द आइडिया इज प्रॉब्ली बेलिंगम वुड मेक अ रन और समबडी वुड मेक अ रन, बट बेलिंगम इज नॉट अ स्ट्राइकर ऑब्वियसली, वो थोड़ा नीचे रहते हैं। तो अब दोनों एक ही पोजीशन पे हैं
और दोनों अंदर ड्रिफ्ट कर रहे हैं और दोनों अंदर जाते हैं। एक दूसरे की मतलब जो 2 मिनट हमारे पास फुटबॉल के साथ बॉल में होते हैं वो खा रहे हैं एक दूसरे का, दे ईटिंग ईच अदर, लाइक दे ईटिंग ईच अदर्स टाइम विद द बॉल। हम्म, वो ये प्रॉब्लम जो मैंने देखी इज हैपनिंग विद एम्बापे एंड विनी। और थोड़ा हार्श या थोड़ा मेरा टेक है, ये एल क्लासिको में ये थोड़ा फट के बाहर दिखने वाला है हमें, द इशू दैट इज बिटवीन विनी एंड, मतलब कोई देयर इज नो बैटल बिटवीन देम, बट देयर इज डेफिनेटली अ बैटल दैट हु विल हैव मोर ऑफ द बॉल ऑन द लेफ्ट विंग। हम्म। वो मेरे को लगता है क्लासिको में बहुत एक्सपोज हो जाएगा, बिकॉज 6 पॉइंटर गेम है वो। इसमें एक और चीज मैं आपको बताऊं कि जो रियल मैड्रिड की प्रेसिंग है ना, वो भी बहुत ज्यादा खराब प्रेसिंग की है उन्होंने। मतलब एक सिस्टमेटिक प्रेसिंग नहीं कर रहे कि आपको 3-4 प्लेयर एक साथ ऊपर जाते हैं, मतलब मैन टू मैन प्रेसिंग कर रहे होंगे या हम्म गेगेन प्रेसिंग कर रहे होंगे, वो ऐसी कोई चीज नहीं वहां पे नजर आ रही। टुकड़ों में करेंगे, 2 प्लेयर जाएंगे, 2 प्लेयर खड़े होंगे, उससे क्या होता है कि वो का मतलब ही खत्म हो जाता है, ठीक है ना। एक तो चीज वो खराब वो नजर आई। अच्छा, क्लासिको की जैसे आपने बात की कि वहां पर देखें, क्लासिको में हमेशा चीजें एक्सपोज होती हैं, हम्म ठीक है। उसमें ये होता है कि फैन बेस जो होती है या आपकी जो क्लब हायरार्कीज होती हैं, मैनेजमेंट होती है, वो हार एक्सेप्ट नहीं करती। हम्म तो वहां पर जो है ना वो चीजें ज्यादा खुल के बाहर आती हैं और हर कोई बोलना शुरू कर देता है। लेकिन क्लासिको का एक दूसरा एक्सपेक्ट भी है, वो ये कि क्लासिको कोई टीम हारना नहीं चाहती। तो वहां पर कहीं ना कहीं जो डिफरेंसेस भी होते हैं ना, तो वो भी आप उसको पीछे रख कर आप आगे आते हो कि यार ठीक है, बाकी की सारी गेम्स में जो हमारा चल रहा है वो चलता रहेगा, लेकिन आज की गेम में जो है ना वो हम एक होकर खेलेंगे। तो यू नेवर नो, वो अब क्लासिको देखने के बाद ही पता लगेगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। बट मेरे को एक एक पॉजिटिव लगता है आफ्टर सो मेनी इयर्स, मतलब एटलीस्ट पास्ट 2-3 इयर्स में, दिस टाइम इट इज एडवांटेज बार्सिलोना। और हम गेम चेस नहीं कर रहे होंगे बिकॉज वी हैव द लीड। अगर हम मैच ड्रॉ भी करते हैं थिंग्स वुड बी द सेम। पहले क्या होता था, हम वी वर चेसिंग, probably we are 6 points behind, probably we are 9 points behind, probably we are 4 points behind, और हमें मैच जीतना है। रियल मैड्रिड ड्रॉ करके खुश है, मतलब बेसिकली दे वर रनिंग द गेम, बट फॉर अ चेंज बार्सिलोना वुड रन द गेम बिकॉज दिस टाइम इट इज एडवांटेज बार्सिलोना। बिल्कुल। और दूसरी एक और चीज ये थी कि रियल मैड्रिड ना बहुत ओवर ओवर कॉन्फिडेंट गई थी। मैंने यही बात पिछले सीजन में भी उनके बारे में सोची थी, लेकिन उन्होंने मुझे गलत साबित किया था। हम्म उन्होंने इंजरीज के बावजूद उन्होंने प्लेयर्स को साइन नहीं किया था लास्ट सीजन में भी, हम्म और इस सीजन में भी कहीं ना कहीं ऐसा ही हुआ, और उनका मेन इंजन क्रूज चला गया, उन्होंने उसकी रिप्लेसमेंट साइन नहीं की, हम्म जो कि मेरे ख्याल में बहुत बड़ा ड्रॉबैक उनको अभी आगे आकर पता लगेगा। देखो, अभी 1-2 गेम्स अगर आप जीत भी जाते हो, अगर आप क्लासिको जीत भी जाते हो, हम्म तो वो मेरे ख्याल में अभी फिलहाल तो समझ में आएगा कि हाँ आपने क्लासिको जीत लिया। हम्म लेकिन अगर इन द लॉन्ग रन आप देखो ना, तो क्रूज की कमी अभी से महसूस होना शुरू हो रही है, और वो आपको डीप इन द सीजन जाकर आपको होगी। हम्म क्योंकि क्रूज जिस तरह से एक बॉल स्विच करता था, गेम बनाता था, हम्म और सारा कुछ वो मैनेज कर रहा था मिडफील्ड के अंदर, वो चीज नजर होती हुई नजर नहीं आ रही। कहा जा रहा था कि चुमिनी आएंगे, कामाविंगा आएंगे, जब वो आएंगे तो चीजें बेहतर हो जाएंगी, लेकिन नहीं न, वो अभी तक उनकी हमने 2 गेम्स देखी, दोनों ने एक साथ खेला, लेकिन वो चीज नजर नहीं है। तो मेरे ख्याल में रियल मैड्रिड का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि उन्होंने, ठीक है अपने एम्बापे को तो साइन कर लिया, आप नहीं कोई वर्ल्ड क्लास मिडफील्डर लेकर आ रहे थे तो ना लेकर आते, लेकिन एक क्रूज की रिप्लेसमेंट के तौर पे हम्म एक ऐसा प्लेयर जरूर लेकर आते जो एटलीस्ट वो वाला रोल प्ले कर सकता। हम्म अब मेरी कुछ दोस्तों के साथ बात हुई थी इसके ऊपर, अब जो मैड्रिड फैंस हैं वो बोलते हैं जी क्रूज तो वन इन लाइफ टाइम प्लेयर है, वो उनको कौन रिप्लेस कर सकता है। तो मैंने ये बात बोली कि भाई रोनाल्डो भी तो तुम्हारा वन इन लाइफ टाइम प्लेयर है ना, हम्म उसको जो जो हेलो के थ्रू आपने रिप्लेस किया, आपने मिडजिमा के थ्रू रिप्लेस किया किया ना। हम्म मैं ये नहीं कह रहा कि वो प्लेयर बिल्कुल रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन उस पोजीशन के ऊपर आपको प्लेयर लाना चाहिए था। तो वो एक चीज मुझे ऐसी नजर आ रही है कि जहां पर रियल मैड्रिड जो है ना वो एक्सपोज होती नजर आ रही है। आई ऑन द अदर हैंड बार्सिलोना, हम्म उनके पास मिडफील्ड के अंदर अब जब सारे प्लेयर्स वापस आ जाएंगे तो बहुत ज्यादा ऑप्शंस अवेलेबल होंगी। आई थिंक फारूक भाई, जो मेरे को लगता है ना, दे थॉट दैट दे थिंग्स वुड वर्क विद वाल्वर्डे, with Chouameni and Kamavinga. ऐसे नहीं है these guys are bad. It's just that they don't have that engine. Engine is the right word here. That tank midfielder. लेकिन लक्ष्य भाई, अभी मैंने इंसुलेटी की, अभी मैं Hmm. आज ही स्टेटमेंट पढ़ रहा था, वो ये Hmm. बोल रहे थे कि
वेलवर्दे को वो अब राइट बैक पे खिलाएंगे कार्वाल की जगह। हाँ, कारवाल भी एसीएल हो गया, यस। बट वो एक, पहले तो यही था ना कि वैल्वर्डे वुड प्ले दैट नंबर 8 टोनी क्रूस वाला, और शुरुआत में पहले 2 मैचेस में लगा कि हाँ कर लेंगे, बट डिफरेंट प्रोफाइल है यार। टोनी क्रूस इज वेरी डिफरेंट, वैल्वर्डे इज वेरी डिफरेंट। नहीं, वो चुआमेनी पूरी गेम बनाता है। वो बेसिकली पापा पेरेज वाज थिंकिंग दैट इनसे काम चल जाएगा, आई हैव साइंड एम्बापे, प्रॉब्लम हम्म, सॉल्व्ड। थोड़ा मिसकैलकुलेशन, आई थिंक अभी तक, यू नेवर नो, इट्स रियल मैड्रिड एट द हाँ, एंड ऑफ द डे। इट्स टू अर्ली, बिल्कुल, हाँ, इट्स टू अर्ली एंड इट्स रियल मैड्रिड एट द एंड ऑफ द डे, कुछ भी हो जाता है यार उनके साथ। बिल्कुल। चलो फारूक भाई, ये हमने हांसी फ्लिक के बारे में बात कर ली, मज़ा आया। थैंक यू यार, आप आए फिर से, मज़ा आया आपके साथ बात करके। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया यार लक्ष्य भाई, मजा आया। काफी हम्म, दिनों से फुटबॉल नहीं हो रही थी यार, इंटरनेशनल ब्रेक में तो वैसे हम्म, बोरियत हो गई थी, तो आई थिंक अच्छा इनिशिएटिव था आपका। हम्म। तो इसी तरह और वीडियोस भी करेंगे साथ में, टॉपिक्स के ऊपर, डिफरेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। परफेक्ट, थैंक यू। थैंक यू।